आधी रात पंजाब, एक शमशान घाट, कोई रोने वाला परिवार नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई अंतिम संस्कार की रस्म नहीं, बस पुलिस की गाड़ियां और ट्रकों से उतारी जा रही हैं लाशें, बेनाम बेपहचान, एक एक करके चिताओं पर फेंकी जा रही हैं। रजिस्टर में लिखा जा रहा है लावारिस शव, लेकिन अंधेरे में एक इंसान छुपा हुआ है। सुलगती चिताओं की रोशनी में वो लाशें नहीं गिन रहा है, वो गिन रहा है लकड़ियों की रसीदें। एक शव जलाने के लिए तकरीबन 300 किलो लकड़ी लगती है और इस शमशान में पिछले 10 सालों में जितनी लकड़ी खरीदी गई उसका हिसाब बताता है कि यहाँ हजारों लोगों को रात के अंधेरे में जलाया गया बिना किसी को बताए। वो इंसान कोई जासूस नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, कोई पत्रकार भी नहीं था। वो था एक बैंक का डायरेक्टर, अमृतसर के एक कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर, एक आम आदमी जिसने अकेले दम पर वो सच खोज निकाला जो पंजाब पुलिस 10 सालों से दफनाती आ रही थी। उसने पाया 25,000 लोगों को, जी हाँ 25,000 लोगों को पुलिस ने अवैध तरीके से उठाया, टॉर्चर किया, फेक इनकाउंटर में मारा और लावारिस बताकर जला दिया। 25,000, और इन 25,000 में 2,000 वो पुलिस वाले भी थे जिन्होंने इस नरसंहार में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उस इंसान का नाम जसवंत सिंह खालरा, और 6 सितंबर 1995 यानी 1995 को जब वो अपने घर के बाहर कार धो रहा था, पंजाब पुलिस ने उसे उठा लिया। जिस इंसान ने 25,000 लावारिस लाशों को पहचान दी, उसे भी एक लावारिस मौत दी गई। ये कहानी है जसवंत सिंह खालरा की, भारत के सबसे बहादुर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की, और दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95 इसी शहादत पर बनी है जिसे सीबीएफसी ने रिलीज करने से रोक रखा है। आज की कहानी में अपराधी वो सिस्टम है जिसे हम रक्षक कहते हैं, यानी पुलिस, और हीरो एक आम बैंकर जिसने अपनी जान देकर 25,000 बेनाम लाशों को उनकी पहचान वापस दिलाई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं किलर कहानियां, जहां हर कहानी दिल को छूती है और रूह हिला देती है। दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा की कहानी को समझने के लिए पहले पंजाब के उस खौफनाक दौर को समझना जरूरी है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडियन आर्मी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, सिख उग्रवादी जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को निकालने के लिए। इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल को भारी नुकसान पहुंचा, सैकड़ों लोग मारे गए, मिलिटेंट्स भी और इनोसेंट सिविलियंस भी। 31 अक्टूबर 1984 पीएम इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके अपने ही सिख बॉडीगार्ड ने कर दी थी, और इसके बाद दिल्ली और पूरे भारत में एंटी सिख राइट्स भड़के। दिल्ली की सड़कों पे सिखों के घर जलाए गए। ये भारत के इतिहास का सबसे ज्यादा शर्मनाक चैप्टर था। इसके बाद पंजाब में एक दशक चला जिसे डिकेड्स ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, 1984 से 1995 तक। एक तरफ सिख उग्रवादी जो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, बम धमाके, हत्याएं, आतंक, और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस और सुरक्षा बल जिन्हें उग्रवाद कुचलने के लिए असीमित ताकत दी गई। डीजीपी जूलियो रिबेरियो ने फेमस बुलेट फॉर बुलेट पॉलिसी लागू की, यानी हर गोली का जवाब गोली से। और फिर आए केपीएस गिल, पंजाब पुलिस के डीजीपी जिन्हें सुपर कॉप कहा गया। गिल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने उग्रवाद को कुचल दिया। लेकिन दोस्तों, इस कुचलने में जो हुआ वो उग्रवाद से भी ज्यादा भयानक था। पंजाब में एक नया शब्द पैदा हुआ, उठा लिया गया। किसी भी नौजवान सिख लड़के को घर से, कॉलेज से, खेतों से, शादी से पुलिस पूछताछ के नाम पर उठा लेती, और वो लड़का फिर कभी वापस घर नहीं जाता। परिवार दर दर भटकता, पुलिस स्टेशन जाता, पुलिस कहती हमें नहीं पता, कोर्ट जाता तो कोई रिकॉर्ड नहीं, और सरकार से पूछता तो शायद बॉर्डर पार करके वो भाग गया है या आतंकवादियों से जा मिला है। उन्हें ऐसा कुछ जवाब सुनने मिलता था। लेकिन सच ये था कि पुलिस उन्हें उठाती थी, टॉर्चर करती थी, फेक एनकाउंटर्स में मार देती थी और फिर शमशान घाट में लावारिस शव बताकर जला देती थी। कोई एफआईआर नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस राख। और ये सिर्फ मिलिटेंट्स के साथ नहीं हो रहा था, आम नौजवान जिनका उग्रवाद से कोई लेना देना नहीं था उन्हें भी उठाया जा रहा था। क्यों? कई कारण थे। कभी किसी पुलिस ऑफिसर की पर्सनल दुश्मनी, कभी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कभी बस टारगेट पूरा करने के लिए।
जी हाँ, टारगेट मिलते थे उस समय लोगों का इनकाउंटर करने के लिए, क्योंकि हर इनकाउंटर के लिए पुलिस ऑफिसर्स को रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस मिलती थी। एक सिस्टम बन गया जहां ज्यादा इनकाउंटर्स मतलब ज्यादा मेडल्स। सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने कहा, अगर आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपकी हिंसा और उग्रवादियों की हिंसा में कोई फर्क नहीं बचा, तो फिर हम राज्य को किससे बचा रहे हैं। दोस्तों, 10 साल, हजारों लोग गायब, माए बेटों की तलाश में पागल और सिस्टम चुप। लेकिन फिर एक आदमी ने कुछ ऐसा सोचा जो किसी ने नहीं सोचा था। अगर लोग गायब हुए हैं तो उनके शरीर तो आसमान में नहीं उड़ गए होंगे, और इसी एक थॉट ने सब बदल दिया। अब आते हैं इस कहानी के नायक पर। जसवंत सिंह खालरा, जन्म 1952, गांव खालरा, तरन तारण जिला, पंजाब। एक सिख परिवार में पढ़ा लिखा, समझदार, शांत स्वभाव। अमृतसर में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बने। खालरा जी शुरू में कोई एक्टिविस्ट नहीं थे, एक आम मिडिल क्लास इंसान जो बैंक में काम करता था, परिवार संभालता था। पत्नी परमजीत कौर, 2 बच्चे, बेटी नवकिरण कौर और बेटा जनमीत सिंह। लेकिन 1990 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने खालरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनके बैंक के 2 साथी यानी उनके 2 कलीग्स अचानक गायब हो गए। पुलिस ने उठाया पूछताछ के नाम पर, और वो भी फिर कभी वापस नहीं लौटे। परमजीत कौर ने बाद में बताया कि शुरुआत यहीं से हुई। जब उनके दोस्तों को पुलिस ने उठाया और वो वापस नहीं आए, तो खालरा जी ने ठान लिया कि अब वो सच का पता लगा के रहेंगे। खालरा जी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन कैसे? पुलिस तो कुछ बता नहीं रही थी, रिकॉर्ड्स नहीं दे रही थी, और जो पूछ रहा है उसे भी धमकी मिल रही थी। तब खालरा जी ने एक ऐसा दिमाग लगाया जो किसी क्रिमिनल मास्टरमाइंड को मात दे दे। उन्होंने सोचा, अगर इन लोगों को मारा गया है तो शवों का कुछ तो किया होगा, या तो दफनाए गए होंगे या जलाए गए होंगे, और अगर जलाए गए हैं तो लकड़ियां जरूर खरीदी गई होंगी, और लकड़ियों की रसीदें कहीं ना कहीं तो होंगी। और फिर खालरा जी पहुंचे शमशान घाटों में। अमृतसर के 3 शमशान, दुर्गियाना मंदिर शमशान, तरन तारण और पट्टी। वो म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तरों में गए। वहां उन्होंने पुलिस के रिकॉर्ड्स नहीं, बल्कि शमशान घाटों के वो रजिस्टर्स खंगाले जहां लकड़ियां और कफन के कपड़ों का हिसाब रखा जाता था, क्योंकि म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने सरकारी पैसे से लकड़ी खरीदने का हिसाब किताब रखा था। यही उनकी गलती थी और खालरा जी का एक मास्टर स्ट्रोक। एक शव जलाने के लिए तकरीबन 300 किलो लकड़ी लगती है। खालरा जी ने लकड़ी की परचेस रिसिप्ट्स निकाली, उनकी तारीखें निकाली, और फिर उन तारीखों का मिलान किया उन लड़कों के गायब होने की तारीखों से, और फिर तारीखें मैच हो गई। रजिस्टर्स में लिखा था लावारिस शव, हजारों एंट्रीज, सैकड़ों पेजेस। हर एंट्री एक इंसान था जिसे पुलिस ने उठाया, मारा और लावारिस बताकर जला दिया। लेकिन खालरा जी को एक और चीज मिली म्युनिसिपल कमेटी के रिकॉर्ड्स में। उन लावारिस शवों के नाम, उम्र और पते भी दर्ज थे, यानी ये शव लावारिस नहीं थे। इनकी पहचान पुलिस को पता थी, लेकिन परिवारों को भी नहीं बताया गया। सिर्फ अमृतसर जिले के 3 शमशानों से खालरा जी ने 2097 यानी 2097 अवैध दाह संस्कारों के पुख्ता सबूत निकाले। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल में ये आंकड़ा तकरीबन 6017 यानी 6017 तक था, लेकिन खालरा जी ने अनुमान लगाया, अगर एक जिले में 6000 प्लस हैं तो पूरे पंजाब के 13 जिलों में ये आंकड़ा 25,000 के पार होगा। 25,000 इंसान जिन्हें रात के अंधेरे में सरकारी लकड़ियों पर जलाया गया, जिनकी माओं को बताया गया कि तुम्हारा बेटा भाग गया है, जबकि सच ये था कि उनका बेटा पुलिस की गोली से मरा और शमशान की राख में मिल गया। और एक और चौंकाने वाला खुलासा, खालरा जी ने पाया कि इन 25,000 में करीब 2,000 वो पुलिस वाले भी थे जिन्होंने इस लीगल किलिंग कैंपेन में हिस्सा लेने से मना कर दिया, यानी पुलिस ने अपने ही ऑफिसर्स को भी मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कॉपरेट करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, खालरा जी के पास अब वो सबूत थे जो पंजाब पुलिस की नींव हिला सकते थे, लेकिन सवाल अब ये था कि वो इन सबूतों को लेकर जाए कहाँ। भारत में तो सिस्टम ही अपराधी है, तो खालरा जी ने कुछ ऐसा किया जो बेहद खतरनाक था। वो इस सच को लेकर इंटरनेशनल मंच पर गए। जनवरी 1995 खालरा जी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें दावा किया कि पंजाब पुलिस ने 1984 से 1994 के बीच
हजारों अनआइडेंटिफाइड और अनक्लेम्ड शवों को अवैध रूप से जलाया। उन्होंने लकड़ी की परचेस रिसिप्ट्स और म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पे पेश किया। उसी महीने खालरा जी की ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए, लेकिन हाई कोर्ट ने वो PIL डिसमिस कर दी। उन्होंने कहा कि हमें हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखता। ये 1986 के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बावजूद था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी नागरिक पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। भारत के अंदर दरवाजे बंद हो रहे थे तो खालरा जी ने फैसला किया कि दुनिया को बताएंगे। फिर आया अप्रैल 1995। खालरा जी कनाडा गए। टोरंटो में कैनेडियन सिख कम्युनिटी के सामने उन्होंने एक हिस्टोरिक स्पीच दी जो आज YouTube पर लाखों बार देखी जा चुकी है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। उस स्पीच में खालरा जी ने कहानी सुनाई, अंधेरे और रोशनी की लड़ाई की कहानी, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शमशान के रिकॉर्ड से सच खोजा, कैसे म्युनिसिपल कमिटीज की फाइल से नाम, उम्र और पते मिले, और कैसे 25,000 लोगों को सिस्टम ने गायब कर दिया। हर झुग्गी झोंपड़ी 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਪਕਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਪਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕੇ। उन्होंने कनाडा और UK के सांसदों से मिलकर भारत सरकार पर दबाव बनाने की अपील की। उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने वो लाइन कही जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। हजारों माएँ अपने बेटों की तलाश में हैं। कुछ को शायद पता है कि जालिम ने उनके बेटे को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन माँ का दिल ऐसा होता है कि अगर वो अपने बेटे का शव भी देख ले तो भी नहीं मानती कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों का शव तक नहीं देखा, वो हमसे पूछ रही हैं, कम से कम ये तो बता दो कि हमारा बेटा जिंदा है या नहीं। ये शब्द कैनेडियन पार्लियामेंट में गूंजे, दुनिया भर में मीडिया ने उठाया, भारत सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा। लेकिन दोस्तों, पंजाब पुलिस के लिए खालरा जी अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे, और जो सिस्टम 25,000 लोगों को मारने से नहीं हिचका, वो एक और इंसान को मारने से भला क्यों हिचकता। खालरा जी को लगातार धमकियां मिलने लगी। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने कहा, खालरा, हमने 25,000 लोग गायब किए हैं, एक और बढ़ जाए 25,000 एक हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 सितंबर 1995 यानी 6 सितंबर 1995 सुबह अमृतसर खालरा जी सुबह उठे और उन्होंने अपनी पत्नी परमजीत कौर से एक बात कही जो आज भी दिल को चीर देती है। उन्होंने कहा, परमजीत, क्या तुम बच्चों को अकेले पाल सकती हो? परमजीत जी ने बाद में बताया कि मैं हैरान रह गई, उन्होंने ऐसा क्यों पूछा। शायद उन्हें पता था कि आज का दिन उनका आखिरी दिन है। और उस सुबह खालरा जी अपने घर के बाहर खड़े थे, अपनी कार धो रहे थे। अमृतसर की एक आम सुबह, लेकिन अचानक एक अनमार्क्ड गाड़ी आकर रुकी। पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स प्लेन क्लोथ्स में बाहर निकले और बिना किसी वारंट के सरेआम बंदूक की नोक पर जसवंत सिंह खालरा को उठा लिया। पड़ोसियों ने देखा, गवाहों ने बयान दिए, उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया। एक गवाह ने तो DGP KPS गिल का नाम भी लिया कि गिल ने इस ऑपरेशन को ऑथराइज किया। लेकिन पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता खालरा कहाँ है, हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। वही पुराना झूठ उठा लिया गया। उठाने के बाद खालरा जी को तरन तारण के झाबाल पुलिस थाने ले जाया गया। वहां उनके साथ वो सब किया गया जो वो दूसरों के लिए डॉक्यूमेंट कर रहे थे। बेरहम टॉर्चर, कई हफ्तों तक। उनकी एक ही मांग थी, उन 25,000 बेगुनाहों को इंसाफ दो। परमजीत कौर जी ने हर दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हर जगह से एक ही जवाब कि हमें नहीं पता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने डिमांड किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने डिमांड किया, कैनेडियन पार्लियामेंट ने भी डिमांड किया कि खालरा को जिंदा पेश करो। लेकिन अक्टूबर 1995 में एक ठंडी रात को खालरा जी को गोली मार दी गई। उनके शव को पत्थरों से बांधकर हरी के पत्तन के पास, जहां सतलुज और 20 नदियां मिलती हैं, वहां फेंक दिया गया।
जिस इंसान ने 25,000 लावारिस शवों को पहचान दी, पुलिस ने उसे भी एक लावारिस शव बना दिया। लेकिन खालरा जी अकेले नहीं थे जिन्हें मारा गया। उनके काम को आगे बढ़ाने वाले 4 वकील भी गायब कर दिए गए। सुखविंदर सिंह भट्टी, कुलवंत सिंह सैनी, जगविंदर सिंह और रणबीर सिंह मनसाहिया, और 2 पत्रकार राम सिंह बिलिंग और अवतार सिंह मंडार, जिन्होंने सच लिखने की हिम्मत दिखाई, उन्हें भी गायब कर दिया गया। 6 लोग जो खालरा जी का काम आगे बढ़ा रहे थे, उन सबको मार दिया गया ताकि सच हमेशा के लिए दबा रहे। दोस्तों, खालरा जी की पत्नी परमजीत कौर जी ने वो लड़ाई नहीं छोड़ी जो उनके पति ने शुरू की। धमकियों के बावजूद, फॉल्स केसेस में फंसाने की कोशिशों के बावजूद 20 साल से ज्यादा परमजीत जी ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया, साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी आदेश दिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया और कंफर्म किया कि सिर्फ तरन तारण जिले में 2097 यानी 2097 लोगों को अवैध रूप से जलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ने खालरा जी के डेटा को वैलिड माना। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस की इन बर्बरताओं की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा, पुलिस मिलिटेंट्स के बहाने नौजवानों को उठाती थी, मारती थी और शवों को बिना किसी लीगल प्रोसेस के जला देती थी। 18 नवंबर 2005, 10 साल बाद, कोर्ट ने 6 पंजाब पुलिस ऑफिसर्स को दोषी ठहराया खालरा जी के अपहरण और हत्या के लिए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जसपाल सिंह और अमरजीत सिंह उम्र कैद। 4 और ऑफिसर्स सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, जसबीर सिंह और हेड कांस्टेबल पृथ्वीपाल सिंह, इनको शुरू में 7 साल की सजा मिली। 16 अक्टूबर 2007 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बाकी 4 की सजा भी बढ़ाकर उम्र कैद की कर दी। एक एक्यूज्ड अमरजीत सिंह बरी हुआ। 11 अप्रैल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपील्स खारिज कर दी। 5 ऑफिसर्स की उम्र कैद कंफर्म। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस की डिस्टर्बेंस पीरियड की बर्बरता की कड़ी आलोचना की। लेकिन डीजीपी केपीएस गिल, जिसे विटनेस ने मास्टरमाइंड बताया, जिसने ये पूरा ऑपरेशन एलिजेडली ऑथराइज किया, गिल के खिलाफ कभी कोई ट्रायल नहीं हुआ। 2006 में इंसाफ, ह्यूमन राइट्स वॉच, रेड्रेस और सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने सीबीआई से डिमांड किया कि गिल पर केस चलाया जाए। परमजीत कौर जी ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी के इंटरनेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट्स के साथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2017 में केपीएस गिल की नेचुरल डेथ हो गई बिना किसी सजा के। सुपर कॉप, जिसने कथित तौर पर 25,000 लोगों की हत्या का आदेश दिया, आराम से मरा अपने बिस्तर पर। और वो 25,000 परिवार, उनमें से ज्यादातर को आज तक कोई क्लोजर नहीं मिला। एनएचआरसी ने कुछ केसेस में कंपनसेशन रिकमेंड किया, लेकिन 25,000 में कितनों को, बहुत कम। दोस्तों, 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान फिल्म मेकर हनी त्रेहान ने बेंगलोर बेस्ड राइटर अमनदीप संधू की किताब पंजाब जर्नीज थ्रू फॉल्ट लाइंस पढ़ी। इनमें एक चैप्टर था एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, और फिर त्रेहान ने तय किया कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया रोनी स्क्रूवाला, इसके को राइटर हैं नीरेन भट्ट, और लीड रोल के लिए अप्रोच किया दिलजीत दोसांझ को। दिलजीत, जो आज ग्लोबल पंजाबी सुपरस्टार हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और बिना एक पल सोचे उनके मुंह से निकला वाहेगुरु। उन्होंने रिसर्च फाइल की तरफ माथा झुकाया, और सबसे बड़ी बात, दिलजीत ने अपनी फीस वेव कर दी। उन्होंने कहा कि इस कहानी को बताना जरूरी है, पैसे नहीं चाहिए। Diljit Dosanjh never asked a single rupee to play this role. हाथ जोड़ के he said, वाहिगुरु जी। एविडेंस डॉक्यूमेंट करने के लिए जसवंत सिंह खालरा का ओरिजिनल कैमरा इस्तेमाल किया, वही कैमरा जो खालरा जी का असली कैमरा था। और कोर्ट सीन्स में जो परिवार दिखाए गए, वो असली डिसअपियर्ड लोगों की फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स लेकर खड़े हैं। फिल्म तैयार हुई 2 घंटे 29 मिनट 2022 में CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में सबमिट की गई, और तब से रिलीज नहीं हो पाई। The film is they want Ronnie to give the cut with the 127 cuts, with everything changed, so they can give the certificate and the film can come out. CBFC ने 127 कट्स डिमांड किए, यानी 127 कट्स,
डायरेक्टर हनी त्रेहान ने बताया कि वो चाहते हैं कि हम पंजाब का नाम पुलिस के साथ कंजक्शन में ना लें, जसवंत सिंह खालरा का नाम हटा दें, तरन तारन अमृतसर जैसी जगहों के नाम बदल दें, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आंकड़ा हटा दें और साथ में खालरा के टॉर्चर और किलिंग के सीन्स रिमूव कर दें, नेशनल फ्लैग हटाएं, कनाडा का जिक्र हटाएं और सबसे बड़ी डिमांड इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स ये लाइन आप हटा दें। त्रेहान ने पूछा अगर ये सब हटा दें तो फिल्म में बचेगा क्या। द वायर ने लिखा ये जसवंत सिंह खालरा की दूसरी बार चुप हुई है। पहली बार पुलिस ने उन्हें मारकर चुप कराया, अब CBFC उनकी कहानी को दबाकर चुप करा रही है। सितंबर 2025 में खालरा जी के अपहरण की 30वीं बरसी आई, लेकिन फिल्म अभी भी अनरिलीज्ड है। दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा गए लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी पत्नी परमजीत कौर जी ने 20 साल से ज्यादा कोर्ट में लड़ाई लड़ी, अपने पति के केस में भी और पंजाब मास क्रिमिनेशन केसेस में भी। इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन ने जो खालरा जी की लेगेसी कंटिन्यू कर रही है, एक इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन साइट बनाई है जहां 5300 से ज्यादा विक्टिम्स की प्रोफाइल्स मैप्ड है। हर प्रोफाइल में नाम, उम्र, गांव, गायब होने की तारीख सब डॉक्यूमेंटेड है। कमिटी फॉर कोऑर्डिनेशन ऑन डिसअपीयरेंसेस इन पंजाब ने खालरा जी के काम को केयरफुल डिटेल में आगे बढ़ाया। USA में फ्रेस्नो सिटी काउंसिल ने 26 अगस्त 2017 को विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर जसवंत सिंह खालरा पार्क रखा। खालरा जी पर किताबें लिखी गई, पंजाबी में डिटेल्ड बायोग्राफी से लेकर बच्चों और टीनेजर्स के लिए लिटरेचर तक। आर्टिस्ट ने उनकी पेंटिंग्स बनाई, उनकी टोरंटो स्पीच के एक्सेप्ट्स लाखों बार देखे गए और पंजाब 95 भले ही रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म ने एक नई पीढ़ी को खालरा जी की कहानी से परिचित कराया। खालरा जी ने अपनी आखिरी स्पीच में कहा था, अंधेरा बढ़ रहा है लेकिन जब तक एक भी दिया जल रहा है अंधेरा पूरा नहीं हो हर सकता। ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ हैरान रह गई कि इन्हां दीपकां ने हनेरे नूं पसर नूं रोकिया ते लोग देख सके। वो दिया जो खालरा जी ने जलाया आज भी जल रहा है। दोस्तों, जसवंत सिंह खालरा 1952 से 1995 एक बैंकर, एक पति, एक पिता और एक ऐसा इंसान जिसने 25,000 बेनाम लाशों को उनकी पहचान वापस दिलाई थी। उन्होंने वो किया जो पूरा सिस्टम 10 साल में नहीं कर पाया। लकड़ी की रसीदों से मौत का हिसाब लगाया, शमशान के रजिस्टर से सच निकाला और अपनी जान की कीमत पर दुनिया को बताया कि पंजाब की नदियों में पानी नहीं बल्कि हजारों माओं के बेटों का खून बह रहा है। उन्हें मार कर चुप कराया गया। उनके बाद 4 वकीलों और 2 पत्रकारों को भी मार दिया गया, लेकिन उनकी आवाज़ वो आज भी गूंज रही है कोर्ट्स में, पार्लियामेंट्स में और लाखों लोगों के दिलों में। आप किसी इंसान को मार सकते हैं, उसकी सोच को नहीं। जसवंत सिंह खालरा शहीद और हमेशा याद रखे जाने वाले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंजाब 95 फिल्म रिलीज होनी चाहिए और क्या 25,000 परिवारों को कभी इंसाफ मिलेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसी सच्चे किरदारों की सच्ची कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किलर कहानियां चैनल को। मैं हूं आपका होस्ट मनीष तिवारी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ। अपना और अपने अधिकारों का ख्याल रखिए। जय हिंद।